हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था HIV एड्स के बारे में। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने स्टडी किया लाइक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह बीमारी कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकती है, कौन कौन से वे रूट हो सकते हैं। 5 रूट के बारे में मैंने बताया और यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में भी हमने बात की। इसके बाद हमने पढ़ा कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं HIV एड्स के लिए। मैंने बताया 18 महीने पहले हम एंटीजन टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट का नाम P24 एंटीजन टेस्ट होता है। वही सवाल आता है 18 महीने बाद में, हमारा आंसर होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोले तो साइन एंड सिम्टम्स जो भी आते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया और स्टार्ट कर दिया था ट्रीटमेंट में हमने ART का जिक्र किया, कब स्टार्ट हुई, क्या गाइडलाइंस है, ये सब बताए। लेकिन दवाइयों का जिक्र बाकी था, वह आज हम करने वाले हैं। इस क्लास में हम टोटल जो भी मेडिसिन्स काम आती हैं ART के अंदर उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी दवाई को कौन से ग्रुप में डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, क्या काम करती है वो, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि इसे बचने के लिए जो बैरियर नर्सिंग या PPE किट जो पहना जाता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। इसके अलावा हमारा बात करने का जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे क्या डिसइंफेक्टेंट है जो हम काम में ले सकते हैं एड्स को रोकने के लिए। और उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा अगर किसी व्यक्ति को नीडल इंजरी हो गई या प्रिक हो गया तो कैसे रोक सकते हैं, बोले तो पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। और फाइनली नर्सिंग एक्सर के साथ इस टॉपिक को विराम देंगे एड्स को। तो आइए शुरू करते हैं ट्रीटमेंट से। बोले तो ART से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में हल्का सा हमने बता दिया था, ART कब स्टार्ट होती है, सारे पॉइंट। चलिएगा सबसे पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ आपके लिए कि ART को प्रेगनेंसी में कब से शुरू कर देना चाहिए। तो यहां रखना है ART प्रेगनेंसी में 14 वीक से शुरू हो जाती है। ART स्टार्ट 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से वीक? 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के 14 वीक से आपको चालू कर देनी चाहिए ART। लेकिन याद रखना बेटा, अगर एग्जामिनर ने आपके सामने पर्टिकुलर दवाई का नाम दिया और बोला ज़िडोवुडीन, याद रखना है अगर ज़िडोवुडीन का नाम आता है, बात करेंगे इस दवाई के बारे में, ज़िडोवुडीन का नाम आए तो याद रखना है इसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 36 वीक। अगर ज़िडोवुडीन का नाम आए कि ज़िडोवुडीन को गर्भावस्था के कौन से वीक से प्रारंभ करना चाहिए, जवाब होगा 36 वीक से प्रारंभ करना चाहिए। ART गर्भावस्था में कब से शुरू करते हैं? 14 वीक से शुरू कर देते हैं। वही जवाब क्वेश्चन मिले आपको ज़िडोवुडीन को कब से शुरू करना चाहिए, तो 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से हम शुरू कर देते हैं दवाई, और दवाई का नाम है ज़िडोवुडीन। चलिएगा आगे हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ग्रुप मेडिसिन्स जो आपकी HIV एड्स की हैं उसमें सबसे पहला ग्रुप जो है उस ग्रुप का नाम है एंट्री इनहिबिशन ड्रग्स। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या कह रहा है? एंट्री इनहिबिशन ड्रग्स। वे दवाइयां जो क्या करती हैं, वे दवाइयां जो एंट्री को रोक देती हैं। किसकी एंट्री को रोक देंगी? तो जवाब होगा HIV एड्स जो वायरस है उसकी एंट्री को रोकने वाली जो ड्रग्स होती हैं उन ड्रग को हम क्या बोलते हैं, किस ग्रुप में लेंगे? तो ध्यान देना है, वह पहला ग्रुप होगा, उसे बोलेंगे एंट्री इनहिबिशन ड्रग्स। क्या करेंगी? याद रखना है यह प्रिवेंट करेंगी, प्रिवेंट एंट्री ऑफ HIV वायरस इनटू CD4 सेल। कौन सी सेल? CD4 सेल जो होती है हमारी
उसमें प्रवेश को रोक रही है, उसको प्रवेश करने से रोकना इनका काम होता है। और यह जो फंक्शन करने वाले ग्रुप है उसे एंट्री इनहिबिशन ड्रग के नाम से जाना जाता है। एंट्री का नाम ही आप समझ सकते हैं, एंट्री का मतलब अपने आप में क्या होता है, एंट्री का मतलब प्रवेश, यानी कि कहां प्रवेश करेगा HIV, CD4 सेल में। पढ़ा था हमने लाइफ साइकिल के दौरान HIV का वायरस बॉडी में जाता है, बॉडी के साथ धोखा करता है और उसके अंदर CD4 सेल के रिसेप्टर के साथ मिलकर उसमें प्रवेश कर जाता है और अपना बन जाता है। कहा था अपनों का धोखा सबसे ज्यादा दुखदाई होता है, वही HIV एड्स में होता है, क्योंकि यह वायरस हमारी बॉडी के पहचान में नहीं आता, क्योंकि यह अपनी बॉडी के अंदर अपना रूप धारण कर लेता है। पहले तो RNA होता है, फिर यह DNA वायरस बन जाता है। यही वजह है कि हमारी जो दवाइयां हम काम में लेंगे वो दवाइयां लेंगे जो इसकी एंट्री को रोक दे, जो इसके प्रवेश को रोक दे। और इसलिए हमने पहला ग्रुप जो डिस्कस करना स्टार्ट किया है बेटा, वह ग्रुप क्या है, एंट्री इनहिबिशन ड्रग। इनहिबिशन शब्द का मतलब है सदमित करना, घटा देना, इनहिबिट कर देना। तो वह दवाइयां जो CD4 सेल में जाने से रोक रही हैं HIV वायरस को, क्या ग्रुप कहलाएगा? आपका जवाब होगा एंट्री इनहिबिशन ड्रग। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला दवाई का ग्रुप है, सब ग्रुप, वह है रिसेप्टर बाइंडर्स। वे दवाइयां जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने वाली दवाइयां जो है वह क्या कहलाएंगी, रिसेप्टर बाइंडर्स। अब कौन से रिसेप्टर की बात हो रही है, तो याद रखना है यह बाइंड्स होती हैं दो रिसेप्टरों के साथ में। कितने रिसेप्टरों के साथ में? दो रिसेप्टरों के साथ में। तो बाइंड्स विथ CCR5 एंड दूसरा रिसेप्टर था CXCR4। रिसेप्टर ऑफ CD4 सेल कहां पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स बताया था कहां होते हैं, CD4 सेल में पाए जाते हैं। तो वहां पर ये काम करती है, याद रखना है इनका काम होता है रिसेप्टर ऑफ CD4 सेल जो है उनके साथ बाइंड कर लेना। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर यह जो दवाइयां हैं अगर इन्होंने CD4 सेल को बाइंड कर लिया, इसका मतलब एक काम हो गया हमारा। क्या काम हो गया? अब यह जो आपके रिसेप्टर हैं, यह P24, वो P120, P120 जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 आती है, उसके साथ में ये क्या नहीं कर पाएंगे, बंद नहीं बना पाएंगे, उसके साथ मिल नहीं पाएंगे। तो ये वे दवाइयां हैं जो इन रिसेप्टरों को बाइंड कर रही हैं, बोले तो CCR5 और CXCR4। जब ये दोनों रिसेप्टर बेटा बाइंड हो जाएंगे तो कोई रिसेप्टर बचा ही नहीं जो HIV वायरस के साथ बाइंड हो, क्योंकि ये तो पहले ही बाइंड हो गई उसके साथ में, इसलिए कोई जगह खाली ही नहीं मिलेगी ताकि आपकी ग्लाइकोप्रोटीन 120 आए और इसके साथ इन्फ्यूजन करे, फ्यूज होए और अंदर जाए। इसलिए ये दवाइयां जो है ये क्या कर रही हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही हैं, मतलब दरवाजा नहीं खोलने देंगी HIV वायरस को। और इसके अंदर जो दवाई का ग्रुप आता है, जो दवाई का एग्जाम्पल आता है, वह है माराविरोक। दवाई का नाम याद रखना, माराविरोक, MARAVIROC। माराविरोक नाम की जो दवाई है, दोबारा बोल रहा हूं, माराविरोक। यह जो दवाई है यह कौन से ग्रुप में आती है? आप बोलोगे रिसेप्टर बाइंडर्स में। कौन से रिसेप्टर पे काम करती है? आपका जवाब होगा CCR5, CXCR4 पर काम करती है। क्या करेगी ये ऐसा करके? यह जो रिसेप्टर है CD4 सेल पर, उसके साथ बंद बना लेगी और HIV एड्स के जो HIV एड्स का ग्लाइकोप्रोटीन है 120, उसे बंद बनाने से रोक देगी। मतलब HIV एड्स का जो वायरस है HIV, उसे बॉडी में के CD4 सेल में प्रवेश होने से रोक देगी। इसीलिए नाम क्या पड़ा है? एंट्री इनहिबिशन ड्रग। तो यह पहला ग्रुप था, क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरी बात करते हैं,
फ्यूजन इनहिबिटर्स। दूसरे ग्रुप का नाम है फ्यूजन इनहिबिटर। फ्यूजन का मतलब होता है अंदर घुस जाना, तो अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए यह भी दवाइयां होती है फ्यूजन इनहिबिटर्स। ये अंदर प्रवेश करने से रोकेंगी, वहीं CD4 सेल पर यह काम करती हैं। और इन दवाइयों का में जो ग्रुप आता है उसमें जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा वह है इनफुवीरिटिडी दवाई। यह जो मेडिसिन है यह क्या करती है, हमारा फ्यूजन इनहिबिटर की रूप में काम करेगी और हम बोलेंगे एंट्री को रोक देगी। तो दोनों ही रिसेप्टर बाइंडर्स और फ्यूजन इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं और इस ग्रुप का नाम हमने दिया है एंट्री इनहिबिशन ड्रग। एक बात याद रखना है, दोनों के दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, CD4 सेल जो है उसके अंदर किसको नहीं जाने दे रहे, HIV वायरस को। जब ये जाएगा नहीं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करेगा नहीं और इसकी जो बढ़ोतरी होनी है बॉडी में वायरस की वो नहीं हो पाएगी। तो यह पहला ग्रुप हमने डिस्कस किया एंट्री इनहिबिशन ड्रग। देखिएगा कौन कौन से बताए मैंने, रिसेप्टर बाइंडर्स और दूसरा फ्यूजन इनहिबिटर्स। क्लियर है? चलिएगा ग्रुप नंबर बी की बात करते हैं, दूसरा ग्रुप डिस्कस करते हैं। दूसरे ग्रुप में आता है RTI। अब आप ऐसे मत सोचना RTI का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, वो नहीं है, कानून नहीं पढ़ रहे हो। यहां आता है RTI का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एक एंजाइम बताया था आपको जब मैंने संरचना पढ़ाई थी, स्ट्रक्चर पढ़ाई थी एड्स की, बोला था कि इसकी जड़ इस बीमारी में सबसे खतरनाक होने के पीछे जो कारण है वह इसका एक एंजाइम है और एंजाइम का नाम बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह वह एंजाइम होता है जो इस RNA वायरस को DNA में कन्वर्ट कर देता है और फिर यह भयानक बन जाता है। यानी भयानक बनाने के लिए, उत्साहित करने के लिए कौन काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ में इसे कम करने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वे दवाइयां कहलाएंगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। समझ में आई क्या करती हैं ये दवाइयां? ध्यान दीजिएगा, इन दवाइयों का काम होता है, इन दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्या, यह इनहिबिट करती हैं फंक्शन को। किसके फंक्शन को आपको बताना है, इनहिबिट द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किसके फंक्शन को कम कर रही है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के फंक्शन को कम कर रही है। बोले तो जो काम करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसे नहीं करने देंगी और जब वो काम नहीं करेगा तो ये वायरस खतरनाक रूप धारण नहीं कर पाएगा। यही वजह है यह दवाइयाँ ART की दवाइयों में काम आती हैं। बोले तो एड्स को के जो खतरनाक अवस्था है उसमें जाने से रोकने में काम आती हैं। अब इसमें भी जो पहला ग्रुप है वह है NRTI। इसका मतलब क्या होता है सुनिएगा, न्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सुना होगा तो न्यूक्लियोसाइड। N का मतलब है न्यूक्लियोसाइड, R का मतलब है रिवर्स, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स। T का मतलब है ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज। I का मतलब है इनहिबिटर। कहने का मतलब है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, NRTI का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। क्या है, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। मेरा साथ देंगे, बोलेंगे एक बार, नाम क्या बताया, दवाएं का ग्रुप सेकंड पढ़ रहे हैं,
कौन सा ग्रुप है ये? आरटीआई ग्रुप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ग्रुप है। इसमें 4 ग्रुप आते हैं। सबसे पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं एनआरटीआई, इसका मतलब है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। चलिएगा इसमें दवाइयां कौन कौन सी आती हैं फटाफट बोलना चालू करें। पहली दवाई है जिडोवुडीन। कौन सी दवाई है? जिडोवुडीन। दूसरी है लामीवुडीन। कौन सी है? लामीवुडीन। सबके लास्ट में डीन लगा है। जिडोवुडीन, लामीवुडीन। नेक्स्ट है स्टावुडीन, स्टावुडीन, स्टावुडीन। नेक्स्ट है डिडनोसिन और लास्ट है एबाकावीर, एबाकावीर। दवाइयों को पुनः बोलें एक बार। पहली दवाई का नाम है जिडोवुडीन, दूसरी है लामीवुडीन, तीसरा है स्टामोवुडीन, नेक्स्ट है डिडनोसिन और लास्ट है एबाकावीर, एबाकावीर, एबाकावीर। डिडनोसिन, स्टामोवुडीन, लामीवुडीन, जिडोवुडीन। क्लियर है? सारी दवाइयां कैसी हैं? एनआरटीआई ग्रुप में आती हैं। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ग्रुप में दवाइयां आती हैं। जिडोवुडीन, लामीवुडीन, स्टामोवुडीन, डिडनोसिन और एबाकावीर। क्लियर है? याद रखना दवाइयों का नाम। चलिएगा आगे बात करते हैं। दूसरा है एनआरटीआई, इसका मतलब है नॉन न्यूक्लियोसाइड, नॉन न्यूक्लियोसाइड। पहली थी न्यूक्लियोसाइड, दूसरी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो दूसरा ग्रुप बता रहे हैं बेटा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ध्यान दीजिएगा नाम क्या है इसका? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। कौन कौन सी दवाइयां आती हैं इस ग्रुप में? तो पहली दवाई का नाम है नेविरापाइन। क्या नाम है? नेविरापाइन। दूसरी दवाई का नाम है इफाविरिंज। क्या नाम है? इफाविरिंज। और नेक्स्ट दवाई का नाम है एट्राविरीन। क्या नाम है? एट्राविरीन। पुनः एक बार देखिएगा, ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। एनएनआरटीआई नाम है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। दवाई आती है नेविरापिन, इफाविरिंज और एट्राविरिंज, एट्राविरिन। क्लियर है? तो नेविरापाइन, इफाविरिंज और एट्राविरिन। चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीरेस इनहिबिटर्स। ग्रुप नंबर सी है इंटीरेस इनहिबिटर। इंटीरेस, इंटीग्रेश, आपने देखा होगा इंटीग्रेश का फंक्शन, इंटीग्रेश इनहिबिटर, इंटीग्रेश इनहिबिटर। इंटीग्रेश इनहिबिटर जो है यह क्या करते हैं? आपका जो इंटीग्रेश है उसे इनहिबिट कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे इसका काम क्या था। यह क्या करता है इंटीग्रेश? तो यह करेगा डिक्रीज, ये दवाई करेगी डिक्रीज फंक्शन ऑफ इंटीग्रेश, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेश। इंटीग्रेश के फंक्शन को कम कर रही हैं। बोले तो मैं कहूं इंटीग्रेश का फंक्शन क्या है? तो इंटीग्रेश का फंक्शन बताया था कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? आपके आरएनए, एसएस आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा? डीएनए में। और यह करता है एक्टिवेट, तो यह कर देगा डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए का एक्टिवेशन है वह कम हो जाएगा, डीएनए एक्टिवेट नहीं होगा। यह काम करेंगी तुम्हारी ग्रुप नंबर सी, जिन्हें बोल रहे हैं इंटीग्रेस इनहिबिटर्स। दवाइयों का नाम है आपके सामने डोलूटिग्राविर, डोलूटिग्राविर, डोलूटिग्राविर। यह इंटीग्रेस इनहिबिटर ग्रुप में आती है। दूसरी दवाई है, ध्यान दीजिएगा, राल्टिग्राविर, राल्टिग्राविर।
और थर्ड नंबर पर आती है एल्वीटिग्राविर। एल्वीटिग्राविर, तीनों को पुनः बोलिएगा एक बार। पहली दवाई का नाम है डोलूटिग्राविर, दूसरी है राल्टिग्राविर, तीसरी है एल्वीटिग्राविर। पुनः बोलिएगा, डोलूटिग्राविर, सबके लास्ट में ग्राविर लिखा है, दूसरा है राल्टिग्राविर, तीसरी है एल्वीटिग्राविर। सारी तीनों जो दवाइयां मैंने बताई है यह इंटीग्रेस इनहिबिटर ग्रुप में आती हैं। ग्रुप नंबर 3 खत्म होता है। चौथा ग्रुप है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। चौथा ग्रुप है प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर यानी कि प्रोटीएज के फंक्शन को घटाने वाली दवाइयां होती हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स। दवाइयों में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहला है लोपिनाविर, नाम है लोपिनाविर। दूसरी दवाई है रिटोनाविर, तीसरी दवाई है इंडियानाविर। पहली क्या थी? लोपिनाविर, दूसरी क्या थी? रिटोनाविर, तीसरी क्या है? इंडियानाविर। नेक्स्ट है नैल्फिनाविर, नैल्फिनाविर। नेक्स्ट है टीनोफोविर और लास्ट आती है सैक्विनाविर, सैक्विनाविर। अब इन दवाइयों में से वो दवाइयां याद रखना जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। बता रहा हूं दवाइयों के बारे में, ध्यान दीजिएगा। जो मेडिकेशंस मैं बता रहा हूं इनके नाम जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। एग्जाम यहां से क्वेश्चन बनेंगे। पहला है जीडोवुडीन, दूसरा है लामीवुडीन। यहां से दोनों दवाइयां याद रखना, जीडोवुडीन और लामीवुडीन याद रखना है। पहले ग्रुप में से जीडोवुडीन और लामीवुडीन, दूसरे ग्रुप में से याद रखना है नेविरापाइन और इफाविरिंच, एफाविरिंच और नेविरापाइन। इसके अलावा तीसरा ग्रुप है उसमें कुछ खास नहीं है। चौथे ग्रुप में से आपको याद रखना है लोपिनाविर, रिटोनाविर और नैल्फिनाविर। ये जब पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे उसमें 3 ड्रग रेजिमेन में तीनों दवाइयां आती हैं, लोपिनाविर, रिटोनाविर और नैल्फिनाविर। चलिएगा, ये सारी की सारी दवाइयों का ग्रुप था जो मैंने आपको पढ़ाया। क्या क्या देखा आपने ट्रीटमेंट पोर्शन में, ध्यान दीजिएगा। एआरटी कब शुरू करते हैं? गर्भावस्था में। जवाब होगा 14 वीक से। सवाल आता है जीडोवुडीन कब से चालू करनी चाहिए? जवाब होगा 36 वीक से। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं, एंट्री को रोकने वाला ग्रुप और दूसरा अंदर जाने के बाद फंक्शन को घटाने वाला ग्रुप। एंट्री के लिए है रिवर्स रिसेप्टर बाइंडर्स और फ्यूजन इनहिबिटर्स दवाइयां। दूसरा है आरटीआई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स दवाइयां। पहला ग्रुप है एनआरटीआई, बोले तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स दवाइयां आती हैं जीडोवुडीन, लामीवुडीन, स्टामोवुडीन, डिडोनासिन और एबाकाविर। दूसरा है एनएनआरटीआई, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसमें दवाइयां हैं नेविरापाइन, इफाविरिंस, एट्राविरिन। इसके अलावा तीसरा ग्रुप है इंटीग्रेस इनहिबिटर्स, उसमें आती हैं डोलूटिग्राविर और राल्टिग्राविर और फाइनल आती है एल्वीटिग्राविर। ये सारी दवाइयां आती हैं इंटीग्रेस इनहिबिटर में। चौथा और फाइनल ग्रुप आपके सामने प्रेजेंट है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। दवाइयों में आता है लोपिनाविर, रिटोनाविर, इंडियानाविर, नैल्फिनाविर, टीनोफोविर और स्क्वानाविर। ये सारी की सारी दवाइयां आपको याद रखनी है। स्पेशली जिन पर मैंने हाईलाइट किया है वे जरूर याद रखना, जीडोवुडीन, लामीवुडीन, नेविरापाइन, इफाविरिंच, लोपिनाविर, रिटोनाविर और नैल्फिनाविर। ये सारी दवाइयां आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये काम आने वाली हैं आगे। अब बात करते हैं, इन दवाइयों को तो पढ़ लिया, सवाल क्या आ सकते हैं इन दवाइयों को लेकर वो भी देख लीजिएगा। पर्टिकुलर 4-5 दवाइयों के सवाल एग्जाम में मिलते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में।
क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने के हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? तो चलिएगा, सबसे पहले दवाई लेता हूं ज़िडोवुडीन। ध्यान दीजिएगा, ज़िडोवुडीन जो है यह दवाई 66% इफेक्टिव होती है। कितनी? 66% इफेक्टिव। अगर मैं कहूं कि HIV ट्रांसमिशन में कितनी कारगर साबित होगी रोकने में, तो 66% इफेक्टिव रहने वाली है ये। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट इफेक्टिव दवाई कौन सी है? मोस्ट इफेक्टिव ART ड्रग, ART की जो ड्रग आप पढ़ोगे उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग कौन सी है? जवाब होगा ज़िडोवुडीन, सबसे ज्यादा प्रभावी है। दूसरा, सेकंड एग्जाम का MCQ, ये सारे MCQ मैं बता रहा हूं। दूसरा MCQ देखिएगा, सवाल बन सकता है कि ज़िडोवुडीन जो है, इस ज़िडोवुडीन के का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है या कहां इसे नहीं देंगे? तो याद रखना है, यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन एनीमिया। कहां पर? एनीमिया में। अगर किसी महिला को एनीमिया है, आप उसमें कौन सी दवाई नहीं देंगे? ज़िडोवुडीन काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई, कारण बताइएगा। तो ध्यान रखना है, इसका साइड इफेक्ट होता है क्या? इसका साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन। क्या कर सकता है ये? बोन मैरो डिप्रेशन कर सकता है। क्लियर है? बोन मैरो डिप्रेशन बोले तो जब बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगी, इसका मतलब RBC का प्रोडक्शन घटने लग जाएगा और एनीमिया हो जाएगा। तो यह बोन मैरो डिप्रेशन कर सकता है, साइड इफेक्ट है इसका। दैट्स वाइज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनीमिया। एनीमिया वाली महिला में काम में नहीं लेना है ज़िडोवुडीन को, याद रखने की बात है। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं डोज के बारे में। कितनी डोज काम में लेते हैं और कब काम में लेते हैं? तो इसकी डोज आपको काम में लेनी है ड्यूरिंग, मैं गर्भावस्था की बात कर रहा हूं महिला में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले गर्भावस्था की बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी में कब लेनी चाहिए और कितनी डोज लेनी चाहिए? तो आपको काम में लेना है प्रेगनेंसी के लिए 300 मिलीग्राम लेना है और BD लेना है। BD 300 mg BD लेना है। कब से लेना है? तो याद रखना है 36 वीक से, फ्रॉम 36 वीक, 36 वीक से लेना है आपको। कितना? तो बताना है 300 mg BD। अब सुनिएगा, यही मैं बात करूं ड्यूरिंग डिलीवरी का या ड्यूरिंग लेबर। अरे बच्चा चल रहा है, पैदा हो रहा है, लेबर का समय चल रहा है, उस समय क्या होगा? तो जब लेबर चल रहा है उस समय इसकी डोज आपको रखनी है। डोज तो यही रहेगी लेकिन समय बदल जाएगा। 300 mg देना है लेकिन पर 3 आवर, हर तीसरे घंटे पर देना है। वहां BD दे रहे थे, यहां हर तीसरे घंटे में देना है 300 mg। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट, मैं बात करूं न्यूबॉर्न की। एक बच्चा जो HIV ग्रसित मां से पैदा हुआ है, उसमें ज़िडोवुडीन की सिरप देते हैं। क्या देंगे? ज़िडोवुडीन की सिरप दवाई पिलाई जाती है। इस पर एग्जाम में सवाल आ चुका है कि एक बच्चा HIV ग्रसित मां से पैदा हुआ, उसमें कौन सी सिरप और कब तक दी जाएगी? तो मैं पूरा विवरण बता देता हूं आपको। 2 mg पर kg के हिसाब से देना है। कितने वीक तक? 4-6 वीक। कितने वीक तक देंगे? 6 वीक तक। बोले तो 1 महीना और 2 वीक तक आप इसे दे सकते हैं। मतलब लगभग 1.5 महीने तक बच्चे को भी सिरप पिलानी है आपको। किसकी? ज़िडोवुडीन की। क्लियर है? सवाल आवे, क्या क्या सवाल मैंने बताए आपको, ध्यान से सुनिएगा। ज़िडोवुडीन के बारे में, ज़िडोवुडीन के बारे में पहला सवाल, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है 66%। दूसरा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एनीमिया में। तीसरा सवाल, साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन। चौथा, डोज को लेकर बताया। गर्भावस्था में कब से शुरू करते हैं? 36 वीक से। बोले तो 9 महीने पर। कितना mg देंगे? तो 300 mg देंगे जी।
अगर बोला जाए लेबर चल रहा है जिस समय डिलीवरी प्रोसेस हो रहा है तब कितना लेना चाहिए, तो 300 mg हर 3 घंटे में ले लेंगे। अगर बोला जाए पैदा हो गया बच्चा जो HIV ग्रसित मां से है उसको क्या देना चाहिए, तो सिरप पिलाएंगे। कितनी देंगे, तो बोलना है 2 mg पर kg के हिसाब से पिलाई जाएगी। कितने वीक तक पिलाते हैं, यह एग्जाम का MCQ ध्यान रखना है, 6 वीक तक पिलाया जाता है। एम्स का MCQ है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिएगा, ये पहली दवाई थी आपकी जिसके बारे में हमने जिक्र किया। दवाई नंबर 2 नेविरापाइन। दवाई नंबर 2 नेविरापाइन। पहली दवाई नंबर 1 कौन सी थी, तो जिडोवुडीन। कितना प्रतिशत प्रभावी है, ध्यान दीजिएगा 50% तक इफेक्टिव होती है। ये कितनी इफेक्टिव है, तो बोलेंगे 50% इफेक्टिव है। वो कितनी थी, 66%। यह कितनी है, 50%। इसके एग्जाम के क्वेश्चन भी सुन लीजिएगा। यह सेफेस्ट ड्रग है गर्भावस्था में। सेफ ART, सेफ ART इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ कौन सी है, यही है नेविरापिन, क्योंकि इस पर भी सवाल आ चुका है सफदरजंग की एग्जाम में। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ कौन सी रहती है HIV एड्स की दवाइयां, तो याद रखना है नेविरापिन सबसे सेफ रहती है। इसके बाद में इसके भी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी डोज में दी जाएगी यह दवाई, तो ध्यान दीजिएगा इसकी तो डोज रहने वाली है। यह सबसे पहले मैं बात करूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर इसे देते हैं, और लेबर के समय आप काम में लोगे कितना, ध्यान देना है। यहां पर आप काम में लेते हो इसे 200 mg सिंगल डोज, एक ही डोज काम आती है, सिंगल डोज। यहां पर कोई BD-TDS नहीं है, सिंगल डोज काम में ली जाती है। वहीं बच्चे की बात करूं मैं, न्यूबॉर्न में एक बालक जो कि ग्रसित हुआ है, HIV ग्रसित मां से पैदा हुआ, उस बच्चे को आपको देना है सिरप। तो याद रखना है नेविरापिन आप दे सकते हैं, अमाउंट बिल्कुल सेम होगा जैसे आप दे रहे थे किसके समान, जिडोवुडीन के, 2 mg पर kg, 2 mg पर kg। लेकिन समय बदल जाएगा, याद रखना 72 घंटे में देते हैं, विथ इन 72 आवर, 72 घंटे में देना है, 72 घंटे में ही दिया जाएगा। जैसे क्या देते हैं 72 घंटे में, एक और चीज देते हैं 72 घंटे में, रोगाम। अगर बच्चा RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से पैदा हुआ है तो उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है रोगाम का। वह इंजेक्शन भी रोगाम जो दिया जाता है वह भी कब दे देते हैं, तो 72 घंटे के भीतर भीतर ही दिया जाता है। यहां पर भी यह दवाई आप दे रहे हैं 72 घंटे में ही दी जाएगी। दोनों दवाइयों का जिक्र मैंने बता दिया है आपको। पहली दवाई जिडोवुडीन थी, दूसरी दवाई नेविरापाइन है। चलिएगा तीसरी दवाई की बात कर लेते हैं। और तीसरी दवाई क्या है, तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, और वह प्रोसीजर है इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर HIV ग्रसित मां है तो उसकी डिलीवरी समय से पहले करवाते हैं और सिजेरियन सेक्शन से करवाते हैं। याद रखना, नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास नहीं करते उसमें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में कई बार जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है उस समय HIV ट्रांसमिशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो याद रखना है कि HIV पॉजिटिव फीमेल डिलीवर्ड हर बेबी बच्चा या डिलीवर्ड बेबी बाय किसके द्वारा, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करवाना है, नॉट ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। याद रखना है, डिलीवरी नॉर्मल मत कराने लग जाना, नॉट ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास नहीं करते हैं यहां पर। अगर HIV से ग्रसित मां है तो नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास ही नहीं करेंगे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे। चलो LSCS की ड्यूरेशन पर सवाल आता है।
LCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कब करना चाहिए? याद रखना है 2 वीक पहले ऑफ EDT। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो आपकी है, आपको जो तारीख मिली है कि इस तारीख को आप पिता बनोगे या इस तारीख को आप मातृत्व सुख प्राप्त करोगे, इससे 2 सप्ताह पहले ही आपको डिलीवरी करवा देनी है। मतलब 14 दिन पहले ही मां बना देना है उसे। किस कंडीशन में? तो याद रखना है HIV एड्स की कंडीशन में। अगर मां को HIV एड्स है, वह गर्भावस्था में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी नॉर्मल का प्रयास नहीं करना है। किससे करवानी है डिलीवरी? सिजेरियन सेक्शन से करवानी है। कहां चीरा लगाना है? लोअर सेगमेंट में लगाना है सॉरी। और कितने वीक पहले कर लेनी है? 2 वीक पहले ही डिलीवरी करवा देनी है। यह कितना प्रतिशत प्रभावी है? तो यह भी 50% तक प्रभावी होती है। मैं कह सकता हूं 50% इफेक्टिव होगी यह प्रोसेस भी, इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। क्लियर है ये पॉइंट भी? चलिएगा नेक्स्ट एक दवाई है इफाविरिंज। याद रखना है यह दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, गर्भावस्था में नहीं देनी है। यह दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई है जो एड्स में काम आती है और उसे काम में नहीं लेते? तो यह याद रखना। स्पेशली कौन से ट्राइमेस्टर में? तो फिर जवाब देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, स्पेशली प्रथम तिमाही, पहला ट्राइमेस्टर, बोले तो 12 सप्ताह तक। इस दौरान यह दवाई बिल्कुल काम में नहीं लेनी है। कौन सी? इफाविरिंज। जिडोवुडीन क्या ले सकते हैं? ले सकते हो, लेकिन एनीमिया कर देगी, इसलिए याद रखना बेस्ट कौन सी है? नेविरापाइन। क्लियर है सारे के सारे पॉइंट्स? चलिए देखते हैं क्या क्या बात किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट जिडोवुडीन से रिलेटेड सारे के सारे MCQ बताए मैंने। इससे रिलेटेड बच्चे में कैसे देंगे और डिलीवरी में कैसे देंगे सब बताया है। दूसरा नेविरापिन के बारे में बता दिया है कि इस दवाई की डोज क्या रहने वाली है, कितना प्रतिशत प्रभावी है और बच्चे में कितना देते हैं, कितने घंटे में दे देते हैं। तीसरा इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन बताया है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे या सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे और कितना प्रतिशत प्रभावी है। और चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया इफाविरिंज दवाई को लेकर, यह दवाई भी नहीं देनी है गर्भ अवस्था में। क्लियर है? चलिएगा दवाइयों का काम यहीं खत्म होता है। बहुत सारी बातें कर ली इनसे रिलेटेड। अब बात हम करने वाले हैं बचाव से रिलेटेड। भाई HIV एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, हर व्यक्ति चाहता है इससे दूर रहना ही जरूरी है, क्योंकि बीमारी का इलाज तो है लेकिन क्यूरेबल नहीं है, परमानेंट है ये। चलिएगा इसके लिए हम काम में लेते हैं PPE किट पहनते हैं। भाई जब इसका इलाज कर रहे हैं तो किट पहनकर यूज करना चाहिए। PPE किट का इस्तेमाल आप करें। इसे आप बैरियर नर्सिंग भी बोल सकते हैं। ये किस में आता है? तो बोलते हैं बैरियर नर्सिंग में। आप पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एक टॉपिक आता है बैरियर नर्सिंग, उसका पार्ट है बैरियर नर्सिंग का। इसका मतलब क्या होता है बैरियर नर्सिंग का? खुद की रक्षा करना इन्फेक्शनों से। जो हेल्थ वर्कर है, हम काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, अरे हमारी खुद की रक्षा भी जरूरी है। हमें बीमारी हो गई तो, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में हर एक स्टाफ वाला मास्क पहन के, गाउन पहन के, गॉगल पहन के काम कर रहा है। वो क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है? बैरियर नर्सिंग को फॉलो कर रहा है। बोले तो वह उस इन्फेक्शन से खुद को बचा रहा है। तो बैरियर नर्सिंग का मतलब ही यही होता है, प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम सेल्फ या प्रिवेंट टू सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन। प्रिवेंट टू सेल्फ, खुद को बचाना, फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से खुद की रक्षा करना क्या कहलाता है? बैरियर नर्सिंग कहलाता है। अब चलिएगा इसमें कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा वियरिंग को लेकर कि जो PPE किट में सामान आते हैं उसे कैसे पहनते हैं, पहले क्या पहना जाएगा और बाद में क्या पहना जाएगा। और दूसरा बात करूंगा रिमूवल की, निकालते कैसे हैं, पहले क्या निकाला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहनने की स्टेप्स और निकालने की स्टेप दोनों बता रहा हूं। सबसे पहले पहनने की बात करते हैं। PPE किट में क्या क्या सामान होता है ये सबको पता है। देखो हेड कैप आती है, गाउन आता है, ग्लव्स आते हैं, शू कवर आता है, इसके अलावा मास्क आता है और गॉगल्स आते हैं। सारे के सारे PPE किट के सामान हैं।
चलिएगा, सबसे पहले क्या पहनना है, तो सबसे पहले पहनना है शू कवर। याद रखना है, सबसे पहले कौन सी चीज पहनी जाती है, जूते का कवर पहना जाएगा सबसे पहले, शू कवर सबसे पहले पहनते हैं। उसके बाद क्या पहनना है, उसके बाद पहनना है गाउन। गाउन आप खुद नहीं पहनोगे, आप जाके खड़े हो जाइएगा यूं हाथ करके, दूसरी नर्स आएगी, उसे बोलते हैं सर्कुलेटरी नर्स, वह आपकी मदद करेगी और गाउन पहना देगी आपको। क्लियर है, इनर टू आउट रहता है, फोल्डेड, वो आपकी आप स्लीव्स में डालेंगी और पहना देगी। तो गाउन पहन लेंगे, बाबू बन रहे हो धीरे धीरे, पहले जूते का कवर पहन लिया, अब गाउन पहन लिया। पीपी किट में तो दोनों भी आते हैं, आपका जो आजकल क्या बोलते हैं उसे, लोअर आता है पजामा टाइप में, वह भी आता है, तो उसे भी आप बियर कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, गाउन पहनने के बाद में आपको क्या पहनना चाहिए, हेड कैप। हेड कैप मास्क से पहले पहनी जाती है कैप। क्यों, जब मास्क पहनेंगे तो पीछे का हिस्सा हमारे हाथ जो है वो किसको टच करेंगे, हेयर्स को टच करेंगे, और हेयर्स कंटामिनेटेड हो सकते हैं, इसलिए आपको टच नहीं करना है यहां पर। इसलिए क्या पहनना है, हेड कैप पहले पहन ले। जब कैप पहनोगे तो आपके बाल कवर हो जाएंगे पीछे से। फिर उसके बाद आप पहन ले मास्क। अब मास्क पहनोगे, मास्क की दो स्लेव आती है, यहां तक दिल्ली एम्स का सवाल आया हुआ है, ये वाला पोर्शन याद रखना है। यहां पर आपके जो नोज है उसके मिड वाले पोर्शन में से हम स्टार्ट करते हैं, आईज दिखती रहनी चाहिए। एक स्लेव ऊपर से जाती है, एक स्लेव नीचे से जाती है, ऊपर को ऊपर टाई अप करना है, नीचे को नीचे टाई अप करना है, अलग अलग टाई अप होती हैं। यह मास्क का प्रॉपर टेक्निक होती है पहनने की। इसके अलावा मास्क के बाद में आप चश्मा भी लगा लें, बाबू बनाना है आपको, गोगल पहन लें, आप गोगल्स भी पहन लेना है। और सबसे लास्ट में आपको क्या पहनना है, ग्लव्स। सबसे लास्ट में क्या पहना जाएगा, ग्लव्स पहना जाएगा, याद रखना है। तो सबसे पहले शू कवर और सबसे लास्ट में ग्लव्स पहना जाता है। इंपॉर्टेंट बात, चलिएगा रिमूवल कर लें। अब जो पहना है उसे उतारना भी पड़ेगा, तो सबसे पहले उतारते क्या है, तो ग्लव्स को सबसे पहले उतारते हैं। रिमूवल में सबसे पहले क्या रिमूव होगा, जवाब देंगे ग्लव्स। ग्लव्स के बाद क्या उतारना है आपको, जब ग्लव्स उतर जाएगा आपका, उसके बाद आपको उतारना है गोगल्स को। किसे उतारना है, गोगल्स को, चश्मे को। गोगल्स के बाद क्या रिमूव करेंगे, उसके बाद आपको रिमूव करना है मास्क। मास्क के बाद क्या रिमूव करना है, हेड कैप। हेड की कैप को रिमूव करना है। और हेड कैप के बाद में फिर आप गाउन को रिमूव करेंगे। और सबसे लास्ट में प्रोसीजर पूर्ण हो गया सब कुछ, तो जूते का कवर निकाल देंगे, बोले तो शू कवर, उसे बाहर निकालना है। तो सबसे लास्ट में बिल्कुल उल्टा प्रोसीजर है। सबसे पहले पहनते हैं जूते का कवर, शू कवर सबसे पहले पहनते हैं, मास्क सबसे लास्ट में पहनते हैं, ग्लव्स सबसे लास्ट में। और जब रिमूव करते हैं तो ग्लव्स सबसे पहले रिमूव होता है और शू कवर सबसे लास्ट में रिमूव होता है। और इस प्रोसीजर का नाम है पीपीई किट वियरिंग या बैरियर नर्सिंग। क्यों करता है एक नर्सिंग पर्सन ऐसा, अपनी रक्षा करने के लिए, इन्फेक्शन उसे ना हो जाए, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, खुद की भी तो रक्षा जरूरी है, इसे बोलते हैं बैरियर नर्सिंग। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा एचआईवी एड्स में, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन कब काम में लेना चाहिए, जब कभी भी कोई प्रोसीजर हो रहा हो, किससे रिलेटेड, ऐसे स्पेसिमेन से रिलेटेड, ऐसे सिक्रोसिनों से रिलेटेड जिसमें एचआईवी का वायरस है, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है, कोई प्रोसीजर कर रहा है, तो वह यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाइन में लिख रहा हूं, फॉलो करना है यूनिवर्सल प्रिकॉशन कब, when health person perform any procedure related to contaminated secretion, बोले तो वे सारे के सारे सिक्रेशन जो कंटामिनेटेड है। बताओ एचआईवी का वायरस किस किस में पाया जाता है, तो सबसे पहले ब्लड,
सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है ब्लड में। दूसरे नंबर पर आता है सीमन, दूसरे नंबर पर सीमन। तीसरे नंबर पर आता है वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन। चौथे नंबर पर मिलता है सीएसएफ में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन लिम्फ उसमें पाया जाता है। इसके अलावा पेरिटोनियल फ्लूइड में, पेरिटोनियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, लंग्स के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। पेट में पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। जो जॉइंट्स में होता है उसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। इन सब में मिलता है एचआईवी का वायरस। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड, जब बच्चा होता है उसके चारों तरफ जो पानी भरा होता है उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यूट्रस में, गर्भधानी में, इस एमनियोटिक फ्लूइड में भी होता है एचआईवी का वायरस। और सबसे लास्ट, सबसे कम मिलता है ब्रेस्ट मिल्क में। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन सभी से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसको कौन सा प्रिकॉशन फॉलो करना है? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। इसीलिए बोलते हैं कभी भी एचआईवी नहीं फैलता है हाथ मिलाने से, साथ गले मिलने से और खाना खाने से, क्योंकि सलाइवा में नहीं होता है, आंसुओं में नहीं मिलेगा, टीयर्स में नहीं होता है, स्वेटिंग में नहीं होता है। एक कंडीशन को छोड़कर यहाँ कोई कट नहीं हो, ब्लीडिंग संपर्क में नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ यह नहीं पाया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें बहुत बार एग्जाम में एमसीक्यू लेकर आता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, मतलब एचआईवी के वायरस से फ्री होने के लिए, उसे हटाने के लिए कौन से सॉल्यूशन हम काम में ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सॉल्यूशन है सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन काम में लेते हैं, 1%, 5% और 10%। बोले तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूटेरल्डिहाइड। दूसरा क्या है? ग्लूटेरल्डिहाइड। तीसरा है इथेनॉल। तीसरा क्या है? इथेनॉल। चौथा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। पांचवें नंबर पर है फॉर्मलिन। क्या है? फॉर्मलिन। और लास्ट नंबर पर है पोवोडीन आयोडीन, जिसे बीटाडीन बोलते हैं। ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन मैंने बताए हैं कहीं ना कहीं एचआईवी के अंदर काम आते हैं। लेकिन अगर सवाल आए सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है, तो फिर जवाब होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। सबसे प्रभावी है एचआईवी एड्स के डिसइंफेक्टेंट में। क्या क्या है डिसइंफेक्टेंट में? दोबारा देखिएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, दूसरा ग्लूटेरल्डिहाइड, तीसरा इथेनॉल, चौथा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, पांचवा फॉर्मलिन, छठे नंबर पर है पोवोडीन आयोडीन। सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा? आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। कौन कौन से ऐसे भी हैं जो काम में नहीं आएंगे, मतलब ऐसे कौन से सॉल्यूशन हैं जो एचआईवी पे काम नहीं करते? तो याद रखना, डिटोल काम नहीं करता है, डिटोल से हाथ धोने से एचआईवी नहीं रुकेगा। दूसरा सेवलोन और तीसरा है लाइजोल। तीनों कोई काम नहीं आते हैं, कोई प्रभाविता नहीं दिखाएंगे एचआईवी के खिलाफ। तो नॉट इफेक्टिव डिटॉल, सेवलोन और लाइजोल, तीनों के तीनों सॉल्यूशन एचआईवी में प्रभावी नहीं है। जो इधर लिखे हैं ये सारे प्रभावी हैं। क्लियर है? चलिएगा, यहां तक हमने देखा। अब बात करते हैं हम इसका अंतिम पड़ाव इस बीमारी का, और यह है अगर दुर्भाग्यपूर्ण किसी कर्मचारी को, किसी हेल्थ वर्कर को एक निडल इंजरी हो गई, निडल प्रिक हो गई, क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, यहां से 3 एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम में सवाल बना था, और इसे किस नाम से जानते हैं? पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर, यानी निडल इंजरी के बाद में, निडल प्रिक इंजरी होने के बाद में
यह करते हैं, यानी कि आफ्टर एक्सपोजर ऑफ नीडल, क्लियर है, आफ्टर एक्सपोजर ऑफ नीडल, आपको नीडल का एक्सपोजर हो गया, नीडल इंजरी हो गई, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या करना चाहिए। पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम लिखेंगे इसे। जब भी आपको नीडल इंजरी हो, सबसे पहला और जरूरी काम तो जस्ट काम एंड कूल, ठंडे बने रहें। ऐसा नहीं हो निडल की इंजरी हुई नहीं और पूरे वार्ड को उठा लिया, चिल्लाने लगे और हाथ पैर इधर उधर पटकने लगे। पहले तो इंजरी हुई नहीं थी लेकिन निडल हाथ में दूसरी बार पता नहीं 4 जगह लग गई, और जब तुमने भगाने का प्रयास किया हाथ पैर इधर उधर फैलाए, बेचारे किसी पेशेंट को और लग गई। तो भयानक मत बने। अगर इंजरी हो गई ना और इन्फेक्शन हो गया तो हो गया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नेगेटिव नहीं करेगी। अभी डरने से कोई फायदा नहीं है, जस्ट काम एंड क्वाइट। पहला काम होगा शांति बनाए रखें, जस्ट काम डाउन, पहला काम। दूसरा, अब इस खतरे को तो हटाओ, तुम्हारे हाथ में निडल पिक इंजरी हो गई, इस निडल को तो सेव करो और किसी दोबारा तुम्हारे को ना करे, किसी और को ना करे। तो दूसरी स्टेप, जिस निडल से आपको इंजरी हुई है उसे प्रॉपर डिस्पोज करें, दूसरा काम करना है। तीसरा काम है बहते हुए पानी में उस पर्टिकुलर साइड को धोना है जहां भी लगी निडल, आपको मानो हाथ पे लगी, पैर पे लगी, अंगुली पे लगी, जहां भी लगी उसे बहते हुए पानी में साफ करना है। फिर बोल रहा हूं, टेपिंग वाटर रनिंग वाला काम में लेना है। ऐसे नहीं कि पॉट में पानी भर के धो लिया, वो नहीं, बहता हुआ पानी, टेप नल का पानी बह रहा है उसके नीचे आपको उसे धोना है, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक धोना है। धोते समय ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा कि वायरस निकल जाएगा, एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, वो बहुत जरूरी है। तो आप धोएं उसे। धोने के बाद उस साइड को दबाना नहीं है, कोई बैंडेज नहीं लगानी। आप अपनी सीनियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दें, आपके सीनियर जो भी हैं, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हैं तो आपकी वार्ड सिस्टर होगी, उसे इन्फॉर्म करें। आप वार्ड सिस्टर हैं तो आप एएनएस को इन्फॉर्म करें। जो भी आपकी पोजीशन पे आप हैं, आपका जो भी सीनियर है उसे आप सूचना दे दें कि दुर्भाग्यपूर्ण मेरे को निडल इंजरी हो गई है, उसको पता होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, फिर दवाइयां तो लेनी पड़ेंगी भाई। दवाइयों का क्राइटेरिया यहां है, 3 प्रकार की दवा, 2 टाइप की दवाइयां काम में लेते हैं। एक दवाई को बोलते हैं 2 ड्रग रेजिमेन, एक को बोलते हैं 3 ड्रग रेजिमेन। मतलब एक प्रकार की दवाइयों में 2 ड्रग आती हैं, ज़िडोवुडीन और लामीवुडीन, और दूसरी वाली में जो आती हैं 3 ड्रग आती हैं, इन्हें हम काम में लेते हैं। अब सवाल एग्जाम में क्या आया वो सुनिएगा, इस ट्रीटमेंट को कितने समय में शुरू कर देना चाहिए? जवाब होगा 2 घंटे में। कितने समय बाद करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, 72 घंटे। 72 घंटे बाद देने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा पॉइंट, कितने दिनों तक दवाई ली जाएंगी? 1 महीने तक, 28 दिन तक दवाइयां ली जाएंगी। सारे के सारे पॉइंट आते हैं पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर में। एमसीक्यू बनता है टाइम को लेकर, और फिर फॉलोअप भी करवाते हैं। 6 वीक पर पहला फॉलोअप, 3 महीने पर दूसरा फॉलोअप, 6 महीने पर तीसरा फॉलोअप। अगर पहले तो आपको करना है एंटीजन टेस्ट, कंफर्म हो जाए तो फिर एंटीबॉडी टेस्ट करना, और अगर फिर भी पॉजिटिव हो, भगवान की शुक्र है आपको पॉजिटिव पाए अगर आप, तो आप एआरटी स्टार्ट कर दें। दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है ये, क्लियर है? तो यहां का स्टेप्स देखिएगा। इसके बाद क्या करना चाहिए, मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उस स्टेप के हिसाब से आपको काम करना है। सबसे पहले जब भी आफ्टर एक्सपोजर निडल हुई, सबसे पहला काम आपका होगा, फर्स्ट स्टेप काम में लेना है आपको, काम, जस्ट काम डाउन, शांति बनाए रखें, काम डाउन, हड़बड़ाहट नहीं करें, गुस्सा नहीं दिखाएं, हफरा तफरी नहीं बनाएं बैड वर्ड में। पहला काम जस्ट काम डाउन। दूसरा स्टेप फिर क्या करना है भाई, प्रॉपर डिस्पोज करो उस खतरे की घंटी को, प्रॉपर डिस्पोज निडल या इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपको टच किया है उस निडल या इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर जगह पे सेफ कर भगाओ, डिस्पोज कर दो, कि तुम्हारे बाद में किसी और को ना कर दे ये, या तुम्हें दोबारा नहीं कर दे। दूसरा काम फिर क्या करना है आपको, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वॉश करना है साइट को, वॉश द इंजर्ड साइट
जिस पर आपको इंजरी हुई है उसको आप वॉश करें, इंजर्ड साइट को। किससे? बाई रनिंग टेप वाटर, बहता हुआ जल का पानी, नल का पानी जो आता है, रनिंग टेप वाटर से आप उसे साफ धोएं। ध्यान दीजिएगा कितने मिनट तक, तो मैंने बताया 5 से 10 मिनट धो लें, आपको मन में संतुष्टि मिल जाएगी, धो तो लिया था कम से कम। उसके बाद सुनिएगा और क्या करना है। यहीं पर नेवर स्क्वीज, दबाना मत, नेवर स्क्वीज द साइट, उस साइट को स्क्वीज मत करना, और नेवर बैंडेज, उस पर बैंडेज भी मत बांधना, नेवर बैंडेज द साइट, साइट पर बैंडेज नहीं बांधना है, दबाना नहीं है। क्लियर है? अगर वो जो साइट है वह मानो माउथ में कोई सिक्रेशन अगर आपका चला गया, एंट्री रूट माउथ था, तो नॉट स्वेलो, मानो ब्लड था किसी का आपके अंदर चला गया माउथ में, तो नॉट स्वेलो, स्वेलो मत करना है। और बार बार धोएं माउथ को, रिंस, रिंस को था क्लीन करना, रिंस द माउथ मैनी टाइम, बार बार माउथ को धोएं, बोले तो अंदर से मुंह में पानी लेके क्लीन करें। रिंस द माउथ मैनी टाइम्स, अगर माउथ है तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्म टू सीनियर, इन्फॉर्म टू सीनियर अथॉरिटी, आपकी जो सीनियर अथॉरिटी है उसे बता दें मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई है, ये बताएं उसे। उसके बाद आपको करना है पीपीई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पीपीई ट्रीटमेंट चालू कर दें। चलो पीपीई ट्रीटमेंट के एमसीक्यू बता देता हूं। पहला, पीपीई स्टार्ट कब करना है? तो जवाब होगा 2 घंटे में, विथ इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर अंदर चालू कर देना है इलाज को, पहला। दूसरा, पीपीई नॉट इफेक्टिव, कोई करने का फायदा नहीं है, कितने देर बाद? तो फिर जवाब देना है 48 घंटे नहीं, यहां 72, 72, आफ्टर 72 आवर, 72 घंटे के बाद में करने का कोई फायदा नहीं है। तो कितनी देर में कर लेना चाहिए? 2 घंटे में। कितनी देर बाद करने का फायदा नहीं है? 72 घंटे बाद में। तीसरा पॉइंट, पीपीई ड्रग का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है भाई? कितने दिन तक ये दवाइयां लेनी पड़ेंगी? तो याद रखना है 4 वीक लेनी पड़ेंगी आपको। 4 वीक मतलब बोले तो 28 दिन लेनी पड़ेंगी। तीनों के तीनों एमसीक्यू हैं, एग्जाम में पूछे गए सवाल। पीपीई का स्टार्ट कब कर देना चाहिए? तो 2 घंटे में। कितने घंटे बाद करने का कोई फायदा नहीं है? 72 घंटे। और कितने दिनों तक ली जाएंगी? जवाब होगा 4 वीक, यानी 28 दिन तक लेते हैं। अगर दुर्भाग्यपूर्ण आपको इंजरी पिक हो गई, ये तीनों कंसेप्ट आप ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं दवाइयों के बारे में भी, कि यहाँ कौन सी दवाइयाँ काम में ली जाएंगी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के रेजिमेन हम काम में ले रहे हैं, जैसा मैंने बताया। एक में 2 ड्रग रेजिमेन है, दूसरे में 3 ड्रग रेजिमेन है। 2 ड्रग रेजिमेन में दवाई है जिडोवुडीन और लामीवुडीन, दोनों थी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ग्रुप में। दवाई का नाम था जिडोवुडीन और लामीवुडीन। दोनों दवाइयां आप काम में ले सकते हैं HIV एड्स में, अगर आपको निडल प्रिक इंजरी हुई है तो। दूसरा ग्रुप है 3 ड्रग रेजिमेन, इसमें 3 दवाइयां काम में लेते हैं। दवाई का नाम है लोपिनाविर, दूसरा है रिटोनाविर, तीसरा है नेल्फिनाविर। तीनों दवाइयां आप काम में ले सकते हैं 3 ड्रग
रेजिमेन में। यह सब कुछ था आपका किससे रिलेटेड, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर निडल इंजरी होने के बाद में या कोई इंजरी होने के बाद में। चलिएगा कुछ नर्सिंग का काम भी कर लेते हैं। नर्सिंग का काम क्या हो सकता है इस बीमारी में, तो पहले तो फॉलोअप के लिए बोलेंगे। फॉलोअप कब कब करवाते हैं, पहला फॉलोअप होगा 6 वीक पर, पहला फॉलोअप। दूसरा फॉलोअप होगा 3 महीने पर, और तीसरा फॉलोअप होगा 6 महीने पर। मतलब कितने फॉलोअप के लिए बोलते हैं, जवाब होगा 3 फॉलोअप। 3 बार फॉलोअप करना है आपको, पहला 6 वीक, दूसरा 3 महीना, तीसरा 6 महीना। 3 बार आपको फॉलोअप के लिए बोलना है। दूसरी सलाह देनी है कॉन्ट्रासेप्टिव की, यानी कि यूज बैरियर मेथड। कौन सा मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव का, मैंने सारे मेथड पढ़ाए हैं तुम्हें, कौन सा मेथड इफेक्टिव होगा एड्स में, तो याद रखना है यूज बैरियर मेथड, स्पेशली मेल कंडोम। यूज बैरियर मेथड, यूज बैरियर मेथड बोले तो मेल कंडोम मेथड इज इफेक्टिव टू प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। उस समय बताया था एड्स को रोकने में बहुत कारगर साबित होता है यह। तो यह यूज बैरियर मेथड बोले तो मेल कंडोम मेथड। क्लियर है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एज ए नर्सिंग फंक्शन के रूप में। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें सिजेरियन सेक्शन की, तो जब डिलीवरी करवाते हैं वहाँ भी कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं। और डिलीवरी में क्या बातें ध्यान रखनी है, यूज लेना है लार्ज पैड्स, कोशिश करना है माँ का रक्त बच्चे के रक्त के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अर्ली कोड कटिंग भी यहीं करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से बच्चे को माता से आप क्या कर दो, अलग कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नन्ही सी जान कोई बीमारी हो। तो अर्ली कोड कट भी यहाँ किया जाता है। एक ट्विंस प्रेगनेंसी में करते हैं, RH इनकम्पेटेबिलिटी में करते हैं, HIV एड्स में किया जाता है। क्लियर है, तो ये सारे के सारे पॉइंट एक नर्सिंग कर्मी के लिए जरूरी हैं। जब HIV एड्स से ग्रसित कोई पर्सन आपके पास में है, उन्हें एडवाइस देना, उसके अंदर कोई काम की बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसी के साथ यह बीमारी विधि विधान से पूर्ण होती है। सभी कार्य हमने संपन्न कर लिए हैं, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू किससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टच कर लिए हैं। एक बार क्विक रिव्यूज, क्या क्या पढ़ा, ट्रीटमेंट से शुरू करे थे। ट्रीटमेंट में ART देते हैं, पहला MCQ बनता है डायरेक्टली ART किसके लिए दी जाती है, याद रखना एड्स के लिए। कब से शुरू करते हैं, गर्भावस्था में 14 वीक से। क्लियर है, ज़िडोवुडिन कब से देंगे, 36 वीक से। और दवाइयों का ग्रुप मैंने बताया, 2 ग्रुप बताए हैं तुम्हें, पहला है एंट्री इनिबिशन ग्रुप और दूसरा है RTI ग्रुप। क्लियर है, दवाइयाँ कौन सी इंपॉर्टेंट रखनी, याद रखने के लिए, ज़िडोवुडिन, लामीवुडिन। दूसरे वाले ग्रुप में नेविरापिन, इफाविरिंज। चौथे ग्रुप में से लोपिनाविर, रिटोनाविर और नेलफिरानाविर। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज़िडोवुडिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव दवाई ज़िडोवुडिन ही है। क्या गर्भावस्था की बात करें सबसे सेफ कौन सी, तो फिर बताना है नेविरापिन सबसे सेफ है प्रेगनेंसी में। अगर बात करें डिलीवरी कैसी करवानी चाहिए HIV एड्स में, तो सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास नहीं करें। इसके अलावा इफाविरिंज को काम में नहीं लेते हैं प्रेगनेंसी में। PP किट पहनने के तरीके, सबसे पहले पहनते हैं शू कवर, सबसे लास्ट में पहनते हैं ग्लव्स। सबसे पहले उतारते हैं ग्लव्स, सबसे लास्ट में उतारते हैं शू कवर। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, वे सारे सिक्रेशन जहां HIV का वायरस हो सकता है उस समय काम में लेना है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं डिसइंफेक्टेंट में, कौन से प्रभावी नहीं है, दोनों का जिक्र किया। डिटोल, सेवलोन, लाइजोल नहीं है, जो सामने आपके दिखा रखे हैं वो प्रभावी हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। PP किट में जो आपका एक्सपोजर के बाद जो दवाई है उसमें क्या क्या MCQ बन सकते हैं, कब चालू करनी चाहिए दवाइयाँ निडल इंजरी के बाद में, 2 घंटे में। उसके कितने समय बाद करने का कोई फायदा नहीं, 72 घंटे।
और कितने समय तक ली जाएंगी, 28 दिन तक। दवाइयों का रेजिमेन बताया, 2 ड्रग रेजिमेन और 3 ड्रग रेजिमेन। नर्सिंग एक्शन में फॉलोअप, कॉन्ट्रासेप्टिव, डिलीवरी, अर्ली कॉर्ड कट। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी फ्रेश कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में।